अस्सलाम वालेकुम। नून से शीन निकालने की बातें हो रही थी, मगर आज जो सूरत हाल सामने आ रही है उससे तो यूं लगा कि नून से शीन नहीं बल्कि पीटीआई से परवेज खटक साहब जरूर निकल जाएंगे। और हुआ कुछ यूं कि ऑपोजिशन बिल को रुकवाने का भूलकर पीटीआई की लड़ाई जो है वो ऑपोजिशन देखने लग गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक के दरमियान आज पार्लिमानी इजलास के दरमियान तल्ख कलामी और तुंदो तेज जुमलों का हुआ तबादला। और ये उस दिन हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म मिनी बजट के हवाले से पार्टी अरकान को एतमाद में ले रहे थे। इजलास में मामला उस वक्त मजीद बिगड़ गया जब परवेज खटक, नूर आलम और दीगर अरकान ने मिनी बजट महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताबिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास में वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की इस गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। मैं मुल्क की जंग लड़ा हूँ तो जाती मुफाद नहीं है, मेरे कारखाने नहीं, मेरी कोशिशें मुल्की मुफाद की खातिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज खटक को काफ़ी सख्त जवाब दिया और कहा कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ। मैं हर रोज IMF से कह रहा हूँ कि टैक्स कम कर दें। मेरे ना तो कारखाने हैं ना ही मेरा कोई कारोबार है। अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे दें कि वो आकर हुकूमत कर लें। इस मौके पर वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज खटक ने टोक दिया और कहा कि मैं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ। परवेज खटक की बात सुनकर वज़ीर आज़म ने नाराजगी का इजहार किया और इजलास से उठकर जाने लगे, लेकिन सीनियर अरकान कौमी असम्बली ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। अलबत्ता परवेज खटक इजलास से उठकर चले गए। जब बाहर आए तो मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया तो वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब ने उस पर क्या जवाब दिया वो देखिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद परवेज खटक ने एतमाद तो जाहिर किया, मगर ये बात भी हकीकत है कि आवाम की आवाज़ें और बादशाह दरबार तक पहुँचना शुरू हो गई हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहे हैं? इस वाक़े के बाद इस तरह की चहमगोइयाँ भी होने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इसी पर एक ब्रेक के बाद साथ लेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। परवेज खटक और इमरान खान के माबैन तल्ख कलामी की जो खबरें हैं वो इस वक्त हर तरफ से आ रही हैं और उनके हवाले से जो कयास सराइयाँ हैं वो भी हो रही हैं। हालांकि जो परवेज खटक साहब हैं उन्होंने काफ़ी जो है वो 2 कदम इससे पीछे ले लिए हैं और वे कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वाविला क्यों खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से जो ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तल्ख कलामी तो बहरहाल हुई है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। मलिक साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, लेकिन अपनों ने इस दफा नशेमन पर जो बिजली गिराई है वो काफी लॉजिकल बात के ऊपर गिराई है। आखिर उन्होंने भी तो जाकर मुंह दिखाना होता है, वोटर्स को कोई जवाब देना होता है। तो अगर खटक साहब ने कहा है कि वो फिर वोट नहीं दे पाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई इतनी नाजायज बात तो नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो है एक इख्तिलाफी ग्रुप जो है वो मौजूद है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। नूर आलम साहब तो खुल के बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं और हर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो अपनी इन शिकायत को वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं। आज भी इन्होंने हमाद अजहर साहब के हवाले से और शौकत तरीन साहब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और यही परवेज खटक साहब भी आज बात कर रहे थे। फिर हमाद अजहर साहब के हवाले से कराची के अरकान असम्बली ने भी बड़ा एहतजाज किया। गवर्नर सिंध जिससे बोले थे, लेकिन अगरचे बाद में कुछ लोगों के दरमियान में सुलह करवा दी गई, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो PTI के अंदर अब भी हुकूमत की अपनी पॉलिसियों पे तनकीद भी करता है और ग्रुपिंग भी मौजूद है। अगर आप देखें सिर्फ कराची के जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल, वहाँ कराची में PTI बड़ी डिवाइडेड है। अमर लियाकत साहब जिस तरीके से खुल के अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं, कराची की सदारत से जिस तरीके से झगड़ा है, फिर अली ज़ैदी के साथ जो उनके इख्तिलाफात हैं, इसी तरीके से साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जो अहमद जवाद साहब हैं वो जिस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, तो ये पूरा एक PTI के अंदर एक अलग अलग धड़े मौजूद हैं और उसका वो मुख्तलिफ मौके पे इजहार भी करते रहते हैं। परवेज खटक साहब एक पुराने सियासतदान हैं, KPK के अंदर वो समझते हैं कि उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, इसलिए जब आतफ खान को CM बनाने का फैसला हुआ था परवेज खटक साहब ने उस पर शदीद एहतजाज करते हुए KPK के वज़ारत आला के लिए महमूद खान को
वज़ीर आला बनवा लिया था। ये ग्रुपिंग हमेशा से मौजूद रही है और इसका मुख्तलिफ मौके पे इजहार भी हो जाता है। अलबत्ता वक्त के साथ साथ इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू भी पा लेती रही है। जैसे कि आज भी परवेज खटक साहब ने जो है वो कुछ बातें की जिससे वज़ीर आज़म भी थोड़े से नाखुश हुए। अच्छा मलिक साहब, वैसे ग्रुपिंग से हट के भी जो खटक साहब बातें कर रहे हैं, पीटीआई के अपने लोगों को शायद अगले इलेक्शन में के लिए वोट मांगना मुश्किल हो जाए, जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, इसका इजहार तो नूर आलम साहब ने सबसे ज्यादा खुल के किया था कि हमें महंगाई की वजह से, हमें अपनी पॉलिसियों की वजह से, हमें अपने मशरूफ आमद न होने की वजह से कारकुनों से बातें सुननी पड़ती हैं। और ये एक बहुत सी लोगों के यहाँ इस किस्म की राय पाई जाती है कि हमारे लिए इलेक्शन मुश्किल होंगे और उसका जो एक अमली मुजाहरा पीटीआई केपीके के वक्त इंतखाबात में देख चुकी है। इसलिए इसका इजहार तो किया जाता रहा है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को चंद नॉन इलेक्टेड लोगों ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म उन मसाइल को समझने को तैयार नहीं है जो एक इलेक्टेड लोगों को अवाम के सामने जाके अवाम के मसाइल सुनकर उन्हें उनके सामने पेश होना पड़ता है। सही। मलिक साहब, अब से 1-2 मिनट पहले की यह खबर है कि ज़िमनी मालियाती बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है ऑपोजिशन की तमाम तर मुखालफत के बावजूद। अब ये जो आज का वाकया है इसको जरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप एक टर्म से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन का ध्यान बटा लिया कि जी हम तो आपस में लड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नतीजा निकलेगा और निकल भी आया। देखिए, बिल तो मंजूर होना था। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की अर्जी अक्सरियत तो मौजूद है। और दूसरा, जिस तरीके से IMF के साथ पाकिस्तान की मामलात चल रहे हैं, वो जो पाकिस्तान एक इकानमी की क्राइसिस में मौजूद है, इन हालात में पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता कि वो IMF की इस प्रोग्राम से फौरी तौर पर बाहर निकल जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल की मंजूरी तो होनी थी। ये अलग बात कि इसके नतीजे में आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुल्क की मैशत अब इस सूरत में पहुँच चुकी है कि अगर IMF के प्रोग्राम से हम निकल जाते हैं तो फिर मुल्क के अंदर एक इकानमी का बहुत बड़ा बहरान पैदा होने का अंदेशा है। ये बिल तो मंजूर हो जाना था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों ने वज़ीर खजाना और ख़ास तौर पे जो लाहौर से रुकन कौमी असम्बली और जो वजीर हैं हमाद अजहर साहब, उनके ऊपर अपना मलबा और अपना गुस्सा खासा निकाल लिया। तो मलिक साहब, फिर बिल मंजूर होने का क्या मतलब है? ऑपोजिशन के गुब्बारे से एक बार फिर से हवा निकल गई। देखिए, अपोजिशन इस बिल को मैं नहीं समझता कि उसको रोकने के लिए भी कोई इतनी वो कोशिश कर रही थी इसको रोका जाए। वो समझती है अपोजिशन के इस बिल के नतीजे में भी जो एक महंगाई या हुकूमत को एक तनकीद का सामना करना पड़ेगा, उसका अल्टीमेटली फायदा अपोजिशन को पहुंचेगा। क्योंकि जब बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और जब गैस के बिल बढ़ेंगे, नर्ख बढ़ेंगे, आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा, जिससे हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और सवाल उठेंगे, जिसका इनडायरेक्ट फायदा अपोजिशन को होगा। क्योंकि जब इलेक्शन आएंगे तो कम से कम हुकूमत के पास महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी को खत्म करना, रोजगार फराहम करना, और जो एक महंगाई की इतनी बढ़ती शरह है उसको कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बिल्कुल सही कहा। ये एक काफ़ी अफसोस की एक बात मालूम होती है कि जब इस तरह का एक तजिया हमारे सामने आता है जो कि गलत नहीं है। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि अपोजिशन भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी इस बिल को उस तरह से रखवाने में। ये आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, हर तरफ जो है वो सियासत हो रही है। अपोजिशन ने ठीक है कहा जी कि हम रोकना चाहते हैं, हम आवाम के साथ हैं, ये भी एक तरह की सियासत थी जी। देखें जी, हम तो आवाम के साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर कोई खास एफर्ट नहीं थी रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा, महंगाई ज्यादा होगी, आवाम की चीखें ज्यादा निकलेंगी, तो इवेंचुअली ऑपोजिशन को फायदा होगा अगले इलेक्शन में। तो ये भी सियासत ही हो रही है, आवाम के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक जी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से रकूम की तरसील के सिलसिले को रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान को मजीद बहुत कुछ और करना है ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की शराइत को पूरा किया जा सके और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सके। लेकिन आज जो स्कैंडल सामने आए उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत लाख कोशिश करे मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं सकती। ईरान से LPG के 5 जहाज मंगवाए गए, फिर एक खलीजी मुल्क का कहकर कीमत वसूल की गई,
न सिर्फ ईरानी एलपीजी को खलीजी ममालिक का कहकर फरोख्त किया गया, बल्कि जाली दस्तावेजात पर मंगवाया भी जाता रहा। मिनिस्ट्री और मैरीटाइम कराची और पोर्ट कासिम के एहलकार भी जाली दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस निकले हैं। 2021 में 1 लाख मीट्रिक टन से जायद एलपीजी ईरान से लाई गई। ईरानी एलपीजी बैनुल-अक़वामी मार्केट रेट से 100 से $180 सस्ती है। ईरान से सस्ती खरीदी गई एलपीजी को बैनुल-अक़वामी नरखों पर जाहिर किया गया। जाली दस्तावेजात के जरिए ईरान से आए जहाजों का ताल्लुक खलीजी ममालिक से बताया गया। सस्ती एलएनजी खरीद कर बैनुल-अक़वामी रेट पर जाहिर करके $20 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। $20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करके रकम दुबई के मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा कराई गई। $20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग क्यूपीटी कस्टम हुकाम की मिली भगत से की गई। एफबीआर और कस्टम के चंद हुकाम भी जहाज मालिकान की ड्यूटी और अदायगी पर रहनुमाई में मुलव्वस पाए गए। इस सबसे अहम बात यह है जी कि ये सब मालूमात ईरानी खुफिया इदारों की जानिब से दी गई है। ईरानी इदारों से मालूमात मिलने के बावजूद पाकिस्तानी हुकाम ने कुछ नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इरफान खोखर साहब आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। चेयरमैन हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान के। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर यहीं से आगाज करें। वेलकम बैक जी। बहुत ही अहम मुद्दा है, अवाम के साथ ज्यादती पर ज्यादती हो रही है। इरफान खोखर साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इरफान खोखर साहब, ये क्या हो रहा है? पहले ही पिस रही है अवाम, पहले ही रो रही है अवाम। मतलब अब आपने लेना क्या है इस अवाम से, जो कि मतलब फिर हम देख रहे हैं कि फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा एक केस हमारे सामने। अब क्या क्या चाहिए अवाम से पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कई महीनों की पुरानी बात है कि अब सिलसिला जब शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इनमें बड़ी क्लियर बात थी। मैंने ये खत लिखा है, अच्छा। तमाम अपनी एलपीजी कंपनीज को खत लिखा कि अभी जो इस सिस्टम में जो एलपीजी आ रही है, जो इन वेसल्स पे आ रही, शियाजन से आ रही है, इसकी खरीदारी नहीं करें। और उस वक्त इसको मजाक समझा जा रहा था। और आज मेरी इंडस्ट्री के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं जो इनके सहूलतकार थे, वो उस वक्त सहूलत का अच्छा। अब पकड़े गए हैं तो अब उनकी चीखें निकल रही हैं। बात ये, अब जब इस मुल्क की सालमियत की बात हम करते हैं तो वो कहते हैं मुल्क की सालमियत खतरे में चलेगी। जब ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए बनाते हैं तो उस वक्त कोई सिलसिला नहीं है। गैर मेरे सिलेंडर की मैं बात करूं, हम मासूम जाने जा रही हैं, वो भी मुल्क की सालमियत की बात है। गैर मेरी बॉसेस पकड़े जाएंगे, मैं जाकर पकड़ूं, अगले दिन चल पड़ते हैं, उसकी बात करूं, फिर वो कई लोग मर जाते हैं। आज 7,500 बंदा मर चुका। बात ये, मैं इसी तरफ आऊँगा कि ये वेसल जो है, इसके ऊपर कई महीनों से इन्वेस्टिगेशन हुई, इनको बैन कर दिया गया। और मजे की बात ये कि ये वेसल खाली बैन नहीं है, ये इंटरनेशनली बैन है, ये एक्सपायर वेसल्स हैं। अच्छा। और ये दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग का, ये पाकिस्तान में कोई दोस्तों को पता, कोई शायद पैसा हुंडी के जरिए ये मामला, ये वेसल का पैसा हुंडी के जरिए नहीं गया। ये मजे की बात, ये थ्रू बैंक गया है पैसा, ये पाकिस्तान से थ्रू बैंक। मतलब तारीखी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मिसाली मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मिसाली नहीं, किसी लिए कोई लफ्ज समझ नहीं आ रही। हाँ। क्या कहा जाए, यानी ये एक चोर होता है, महाचोर। बात ये कि जब ये लोग बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क की सालमियत की बात, जब हम बात करें, हम गैर मासूम जानों को बचाना है, पाकिस्तान की एलपीजी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। उस वक्त मुझे बहुत सी गालियां दे रहे सोशल मीडिया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार से नहीं बच सके जो इस मुल्क की सालमियत के साथ खेलेंगे। और ये मैंने कहा था, और आज अल्लाह के फजल ने ये लोग आज बेनकाब हो चुके। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे पूरे मुल्क में जब ये पॉलिसी का फकदान है, पॉलिसी जब बनाना शुरू की, ये नए पाकिस्तान में एक ही चीज सस्ती थी, वो महंगी होगी। जब एलपीजी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसकी पॉलिसी बनाओ तो उस 80 रुपए की दी गई। आज 280 रुपए के पहाड़ों में गैस बिक रही है। लेकिन आज लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम चीजों को बेहतर शुरू करें। मैंने हमाद अदर से उस दिन मुलाकात करके इंशाल्लाह गैस का, जब पे कुदरती गैस घरों पे नहीं है, हम एलपीजी सरकारी दामों पे पूरे मुल्क में दस्तियाब रखेंगे, ये वादा है हमारा पूरी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह। लेकिन बात ये हुआ कैसे FIA, स्टेट बैंक, SCCP, फिर वजीर और वजारत के हुकाम कहाँ सो रहे हैं? ये लोग तो एक्टिव होते हैं, ये FIA, तो ये कहाँ पे थे? इनको कैसे नहीं पता चल सका? और फिर अंदर से नहीं मिलती हमें ये खबर, हमें खबर भी वहां से मिलती है बाहर से। देखिए, अब सबसे पहले जब वेसल बुक किया जाता है, वेसल के लिए सबसे पहले बर्थ लेने के लिए आप
टर्मिनल को कहते हैं, 2 टर्मिनल पाकिस्तान में, एक एसएचजीसी का, एक ईडीटीएल का, और एसएचजीसी गवर्नमेंट टर्मिनल काम कर रहा है इस पे पर। और पाकिस्तान में, और मैं आपको अहम बात मदद की बताऊं कि पाकिस्तान में एसएचजीसी से ज्वाइंट वेंचर जो अदारा जो एलपीजी पाकिस्तान की 525 मीट्रिक डेली एलपीजी पैदा करता है और आरएनजी कच्चा तेल 100 टन पैदा करता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो उसके लिए फाइल देख लें, पूरी फाइल भरी पड़ी है, वो 1.5 साल से बंद है, तकरीबन कुछ भी नहीं, 40 अरब रुपया तो सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्स की मद में जाया हुआ है, वो वाम को टीका लगा है। और उसके बाद उसकी 5 साल खानदान जो बेरोजगार हुआ है, 1.5 साल से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, लोकल एलपीजी को प्रोजेक्ट को नहीं चलाया गया। एसएचजीसी से गैस हम लेते हैं, 5% गैस लिंकेज होती है, हम फिर कुदरती गैस वापस एलपीजी निकाल लेते हैं, अरबों रुपए का खसारा हुआ इस मुल्क को, वो किसी को नजर नहीं आया। आज मुल्क की सालमियत की बात होगी, अगर मैंने एक्सपोज कर दिए ऐसे लोग, ऐसे घुनौने लोग जो एफएटीएफ की बात करते हैं, बात की ये मुल्क है तो सब कुछ है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये प्रोजेक्ट जेजेबीएल जो है, जब ये शुरू हुआ तो इस मुल्क में एक एनर्जी में बेहतरी आई, एलपीजी सस्ते दामों में मिली और हमें अरबों रुपए ज़ेर मुबादला मिला, और ये प्रोजेक्ट अभी तक बंद पड़ा हुआ, आज तक बंद है। मुल्क में गैस की शॉर्टेज बेइंतहा है लेकिन बंद पड़ा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? एसएचजीसी से। असद उमर साहब को कहा गया था ना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि पॉलिसी बनाई, तो को बनाई है उन्होंने? असद उमर साहब वेरी काइंड बड़े फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बना दी जहां ज़ैब साहब की निगरानी में वो कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वो कमेटी ऐसी टली कमेटी निकली नहीं। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, इतवार के रोज भी वज़ारत पेट्रोलियम में मीटिंग के लिए भाग के जाते हैं, कोई नई बात हो जाएगी, लेकिन आप अंदाजा करें वो मीटिंग खेलते हुए आज 4थे साल में गवर्नमेंट आ गई है, पॉलिसी नहीं बन सकी। लेकिन एलपीजी जो है वो आज 280 रुपए केजी पड़ी, 80 रुपए केजी आम मिल रही थी, पेट्रोल डीजल से 60-70 रुपए फीसद सस्ती मिल रही थी, आज भी 40% सस्ती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री ने बहुत काम के बाद ये, मैंने किसी प्राइवेट कंपनी का इसमें नाम नहीं शामिल किया, मैंने किसी शख्स का नाम शामिल नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को इंतबाह किया था, और आज अल्लाह का फजल है वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं तो ये क्या मुनाफकत है हमारी? सानिहा मरी होता है, वहां पर 21 लोग मर जाते हैं, लेकिन जो हजारों लोग एलपीजी के सिलेंडर फटने से मरते हैं उनका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। इंसानी जान की कीमत तो एक जैसी होनी चाहिए। मैंने गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने, मैंने वहां पे पूरे मुल्क की एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, जुलूस की, कोर कमेटी बनी, 3 दिन कारखाने हमने बंद कराए, 4थे दिन कारखाने खुल गए। उसके बाद मैंने ओगरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रजा साहब से मिलकर, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार से मिलकर हमने गैर मेरी बोजर का कारखाना सील करवाया, 3 दिन बाद वो खुल गया। खजाना खासा ये भी माफिया है, बिल बहुत बड़ा माफिया। आप देखें वो जो खान साहब कहते हैं उनके कंट्रोल से बाहर है, ये भी आपके घरों में जो सिलेंडर है वो किसी बम से कम नहीं है। अगर खजाना खासा है कि बोजर ब्लास्ट हो गया, अल्लाह ना करे एक शहर शफा हंसी से मिट जाएगा। मैं समझ गवर्नमेंट की रीट कहाँ है? हम आपके साथ करें, हम एक्सपोज करते हैं, हम गुजरांवाला में कारखाना एक्सपोज करते हैं, हम गैर मेरी बोजर पकड़ते हैं, फैक्ट्री सील कराते हैं, कानून नाम की चीज ही कोई नहीं, वो आज भी चल रही। इसी तरह बारहा लेटर लिखे, लेकिन आज भी जिस वैसल का नाम मैंने लिखा हुआ है वो वैसल आज भी पोर्ट पे खड़ा हुआ है, आज भी एलपीजी लेके खड़ा हुआ, महीने में 2 दफा आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ताकत देखें इस लोगों की, वो वैसल आज भी आया हुआ है, कई दिनों से खड़ा है, सबको पता है। बात यह कि ये सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को रिट को ये चैलेंज करना चाहते हैं, मैंने एक्सपोज कर दिया। इंशाल्लाह जो उस मुल्क की साथ नहीं, तो आप लोगों का भी तो यकीनन एक किरदार है ना, तो आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते? जो लोग ये कर रहे हैं उनकी निशानदेही तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, उनके ऊपर जो है वो केसेस चलने चाहिए। आप ये तो बहुत लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। मैंने इसमें मैंने तमाम शिकायत की, मैंने सीएम साहब से भी मुलाकात की, मैंने 3-4 साल से कहता रहा मुलाकात हुई, लेकिन मैंने उनसे आमर जान से मेरे दोस्त से बड़ी मेहरबानी, उनकी फौरी तौर पे लेटर निकले, हमने पूरे पंजाब में सेफ्टी पे काम शुरू कर दिया। गुजारिश ये है कि हमारा काम इतना ही है, आप को मिलकर एक आवाज पहुंचाना, पब्लिक तक आवाज चली जाए, गवर्नमेंट तक आवाज चली जाए, गैर मेरे सेंटर को खात्मा करें, बॉर्डर का खात्मा करें। अगर ये ऐसी कोई डकैती होती वो करें, गैर में जेजेबीएल जाम शुरू ज्वाइंट वेंचर पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, उसकी बात करें। हमारे पास तो यही है ना, हमारे पास और तो कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी कि इतना बड़ा काम, मुझे उम्मीद है कि अब वायलेशन जो हो रही थी उस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन आप उसकी मदद चाहिए। अब मासूम जानों के बचाव के लिए मेरी मदद करें। गैर मेरी सेंटर का खात्मा गुजरांवाला में से पूरे मुल्क में तफसील हो रही है, और गैर मेरी बोजर जो हैं वो बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, पूछ रहे हैं। चेयरमैन वगैरह बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ये कि मैं कतन को लेजिस्लेशन करवा लें, कुछ कर लें, कुछ बेहतरी कर लें, ताकि
मासूम जान बच सके। कोई एक जान भी हम सब ने मिलकर बचा ली तो इंसानियत की बहुत बड़ी एलपीजी के रेट्स जो बढ़े हैं उनको कम करने में किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? वो असद उमर साहब की बात आ गई, उन्होंने एक कमेटी बना दी जहां ज़ैब साहब की चेयरमैन वो कमेटी बन गई। उस वक्त हम कमेटी की मीटिंग खेल लें, पॉलिसी नहीं बन सकी, पॉलिसी 2021 नहीं बन सकी, 2020 बननी नहीं बन सकी, 2021 बननी नहीं बन सकी, 2022 आ गया, अभी तक एलपीजी पॉलिसी नहीं बन सकी। आप देखेंगे पहाड़ों में एलपीजी जो कीमत आपकी इस्लामाबाद शहर में है वही गिलगित की कीमत है, वही नीलम वैली की कीमत है, वही बाग की कीमत है। 400 रुपए सिलेंडर पे कराया था। ये है पॉलिसी। अभी चेयरमैन वगैरह ने कहा कि हम इसको दूर दराज इलाकों में जो मसाइल उसको भी एड्रेस करेंगे। और गवर्नमेंट ने हमें इंसाफ एलपीजी कार्ड देना था, एलपीजी गैस देनी थी। नदीम बाबर साहब कोशिश करते रह गए, लेकिन हम बार बार इस्लामाबाद का चक्कर काटते रहे, कुछ नहीं हुआ और ये हमें स्कैंडल का मुंह देखना पड़ गया। बात यह है कि अभी एलपीजी सस्ता करने के लिए पाकिस्तान में एलपीजी की अपनी 2500 टन डेली की प्रोडक्शन है। ये एलपीजी बाई प्रोडक्ट है। ये एलपीजी कोई ऐसी चीज नहीं है, ये क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट है, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। क्या किसके पास है इसका हल? क्या हमाद अजहर साहब से भी मिनिस्ट्री नहीं चल रही? एलएनजी के रेट्स बढ़ गए, एलपीजी के रेट्स बढ़ गए, एलएनजी की शॉर्टेज हो गई, तो वो क्या कर रहे हैं? उनसे भी नहीं हो रहा कंट्रोल। पहली बात तो हमाद अजहर साहब ने जो इक़दाम किए जिसकी वजह से आज एलपीजी वाफर मकदार में मौजूद है। अच्छा, वो क्या था? वो है कि एलपीजी की इंपोर्ट पे असद उमर साहब ने, हमाद अजहर साहब जो उस वक्त मिनिस्ट्री फाइनेंस में थे, उन्होंने मेहरबानी की उस पर टैक्स का खात्मा, जिसकी वजह से आज एलपीजी वाफर मकदार में, वरना एलपीजी किसी सर्दी में भी 300-400 रुपए किलो बिकती थी। आज सिर्फ इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है तो कीमत ज्यादा है। अदरवाइज पॉलिसीज में देखें तो एलपीजी की प्राइस बाकी कंट्रीज में देखें तो बेहतर, लेकिन और बेहतर करनी है हमने, इसको और बेहतर करना है। अरबों रुपए हम दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, हम इसकी कीमत कम करेंगे, दरख्त कटना बंद हो जाएगा। दो बड़े इश्यूज है ना, एक तो कीमत का इशू है, दूसरा सिक्योर होने का इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने फिर अर्ज कर दूं कि आपके घरों में कोई बम से कम नहीं है सिलेंडर जा चुके हैं। खुदारा हुकूमत इस पे आप देखें रोज आए दिन इसके ऊपर कोई ना कोई सदबाब करना चाहिए। गैर मेरी सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग रोकनी चाहिए, उसकी तरसीद रोकनी चाहिए, उसके अपना सेल, उसकी फरोख्त, तमाम चीज। हार्डवेयर दुकानों पे आप चमकते सिलेंडर देख रहे हैं, ये सारे के सारे 2 नंबर सिलेंडर हैं, लेकिन लोग खरीद लेते, लोगों को पता ही नहीं। अब गवर्नमेंट को अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, अपने मसाइल से निकलने का अपनी मासूम जाने मरती रही। मैं फिर कहूंगा, जिस दिन किसी हुक्मरान का बच्चा गैर मेरे सेंटर से मरेगा खुदा ना खासा, उस दिन को एहसास होगा, उस दिन एहसास होगा कि इस वक्त गरीब का बच्चा जो घर में जाकर सिलेंडर इस्तेमाल करता है उनकी हालत क्या है। मैं उस वक्त से डरे, मैं खान साहब को कहता हूं, मैं मिनिस्ट्री पटेल हमाद अजहर साहब ने मीटिंग रखी है, इंशाल्लाह जल्दी उस मीटिंग में बहुत सी चीजें बेहतर करेंगे। मैं हमाद अजहर से गुजारिश करना चाहता हूं आपको तो सबसे कि एलपीजी की कीमत आधी हम कर सकते हैं, हम एलपीजी कीमत आधी ला सकते हैं। हम अरबों रुपए दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, हम थोड़े से पैसे इधर लगाएं। इंडिया में देखें 60% एलपीजी की इंपोर्ट जो है उसके ऊपर सब्सिडाइज किया जाता है। हम अरबों पर टैक्स कमाते हैं, हम अरबों पर टैक्स ले रहे हैं, हम अपनी लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते। जेजीवेल जामचूर 1.5 साल से बंद पड़ा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पे काम करना इस वक्त बहुत जरूरी है, कीमतों को कम करने के लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है, इरफान खोखर साहब जो कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन है। बड़ा ही अलमी है जी, हम क्या फिर किसी सानहे के इंतजार में है कि कोई सानहा हो, फिर जो है हम उसके ऊपर कमेटियां बनाएं, फिर अदालतों तक मामला जाए, फिर रोए धोए हम 3-4 दिन और उसके बाद फिर जो है वो खामोश हो जाए। आखिर किसी सानहे को होने से पहले क्यों नहीं भांप लिया जाता और उसके हवाले से इकदाम क्यों नहीं कर लिए जाते? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया, इसके हवाले से यकीनन जो है वो हुकूमत को सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। मुल्क में महंगाई और बदहाल होती माशी जो सूरत हाल से फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोगों ने देखा कि मरी में बर्फबारी हुई तो आवाम जो कदर जो मरी की तरफ जाने लगे। इन हालात में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने मरी के हालात को सियाहत के फ़रोग़ और मईशत की बेहतरी के लिए दलील के हक में इस्तेमाल किया। और उन्होंने फिर ये भी साथ साथ वो कहते रहे मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसे कहते हैं कि गुर्बत है जी, लोगों के पास
पैसे नहीं है। देखिए जी, लोग बाहर निकलते हैं सियाहत के लिए, तो ये तो एक साइन है कि लोग खुशहाल हैं। उसी दिन महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बर्फबारी की वार्निंग भी जारी हुई थी, लेकिन इस वार्निंग की हुकूमत की जानिब से कोई तशहीह हुई, ना ही कोई हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई तैयारी की गई। वो हुकूमत जिसके वज़ीर-ए-आज़म से लेकर MNA तक और वज़ीर-ए-आला से लेकर हर MPA तक हर कोई वज़ीर इत्तलात है और जिसकी तमाम तर तवज्जो ज़राए ब्लाक को कंट्रोल करने पर है, उस हुकूमत ने इस वार्निंग से लोगों को आगाह नहीं किया और फिर देखते ही देखते ये वाक़या रुनुमा हो गया। नौकरशाही और हुकूमत की इंतजामी नाअहली ने बच्चों, औरतों और मर्दों समेत 23 अफराद की जान ले ली। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरी के रिहायशी हमाद अब्बासी की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने कहा कि जब टोल प्लाजा से सयाह मरी जा रहे थे तो किसी ने उनको नहीं रोका, ना ही खदशे से आगाह किया। इंतजामिया कसूरवार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने बहस के दौरान इस्तफसार किया कि पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। इस कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जो है वो इसकी जिम्मेदार है। अगर नेशनल कमीशन की मीटिंग 2018 के बाद नहीं हुई तो आप इसके जिम्मेदार हैं। आज आप वज़ीर-ए-आज़म को लिखें कि वो नेशनल कमीशन की आइंदा हफ्ते के लिए मीटिंग जो है वो बुलाएं। सारे ताकतवर उस कमीशन में मौजूद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी उस कमीशन के मेंबर है। इससे अहम मामला कुछ हो सकता है। 9 बच्चों का क्या कोई कसूर था? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की मजीद समाअत आइंदा जुम्मा तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए मरी सानहे की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और आइंदा समाअत से कबल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का भी हुक्म दे दिया है। और साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि कमीशन का 21 जनवरी से पहले इजलास ना हुआ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती हैसियत में पेश हो, वजाहत करें कि शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। मगर इससे भी अहम सवाल ये है कि जब हर जगह से वार्निंग मिल चुकी थी तो इंतजामी मशीनरी हरकत में क्यों नहीं आई, बल्कि वार्निंग जारी होने के अलावा भी बर्फ में फंसे हुए अफराद की जानिब से मदद के लिए दुआएं दी जाती रहीं, राब्ते किए जाते रहे मुसलसल, इंतजामिया ने क्यों कुछ नहीं किया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नवीद बेग और आसमा बेग जो कि वहीं पर मौजूद थे और इस सारे वाक़े के एनी शाहिद हैं। नवीद बेग और आसमा बेग साहिबा, वेलकम कहेंगे आपको शो में। नवीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों ने भांप लिया कि आप लोग एक क्राइसिस की सिचुएशन में हैं, ये सूरत हाल अब यहाँ पर ख़राब होने वाली है, तो आपने जो पहली कॉल है वो कहाँ पर की, किससे मदद तलब की, या क्या एक लाएहमल बनाया कि इस तरीके से जो है ये मामला हल हो सकता है? अच्छा, ऐसा था कि हमने 7 जैन फ्राइडे को ट्रिप प्लान किया था और हम अर्ली निकले थे वाया एक्सप्रेस वे और झीका गली चौक से हम लोग निकले थे नथिया गली के लिए। अच्छा। बट इन बिटवीन ये जो कल्डना रोड था वहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी। एंड आफ्टर लाइक 20 मिनट्स हमने वापस प्लान कर लिया था कि हम मूव बैक कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम जैसे ही हम लोग कुल्डाना चौक से हार्डली 400 मीटर्स पे ही थे तो वहाँ पे एक्सट्रीम स्नोफॉल पहले से शुरू हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं थी, माइल्डली चल रही थी। लेकिन जैसे ही स्नोफॉल बढ़ती गई और जो ट्रक्स आगे कॉर्नर पे भी एक ट्रक खड़ा हुआ था, कोच खड़ी थी, बैक साइड पे भी एक कोच खड़ी हुई थी, उसकी वजह से काफी ट्रैफिक चौक हो गया था। अच्छा। चौक होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो गई थी और वो कियोस क्रिएट हो गया था। इन रिएक्शन हम तो पहले वेट करते रहे क्योंकि ये हमें होप देते रहे थे कि अभी रास्ता खुल जाएगा, मशीन्स आ रही हैं, बट इट नेवर हैपेंड। तो फिर मैंने 112 कॉल की, लेकिन मुझे वहां से बड़ा रिस्पांस जो मिला था बड़ा इररिस्पांसिबल मिला था। रादर कि वो हमें हेल्प आउट के लिए हमें कोई बताते कि हम आ रहे हैं, हमें कोई होप देते। दे सिंपली सेड दैट कि जी आप आए ही क्यों थे, अगर आपने कॉल कर ली, हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ये 1122 का रिस्पांस था। ये 1122 का रिस्पांस था। सही है, ठीक जी है। बिल्कुल। ये वैसे इसका जवाब ये होना चाहिए था कि आपके यहाँ होने की वजह ही क्या है कि अगर आपने हमें ये जवाब देना है। फिर क्या हुआ नवीद साहब? जी, उसके बाद हुआ ये था कि हम तकरीबन 12 बजे जो रोड थी कुल्डन रोड पे हम लोग थे और वहां से आफ्टर 3 PM में हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। एक्सट्रीम हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। पीपल वर इन अच्छा, सॉरी नवीद, मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ, मुझे ये बताएगा कि मशीनरी आ गई है, क्लियरेंस हो जाएगी, ये आपकी assumption थी या फिर आपको किसी ने कहा था कि ये हो रहा है? ये देखें, जब हमारी गाड़ी वहां पे ब्लॉकेज हुई हुई थी, राइट फ्रॉम 12 AM टिल नाइट 7 PM यही न्यूज सुनने को मिल रही थी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। क्योंकि हम लोग गाड़ी से, मैं निकल रहा था बाहर बार बार,
मैं देख रहा था आगे क्या सिचुएशन है, लेकिन कोई फर्दर ऐसे होप नजर नहीं आ रही थी, कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों साइडों पे गाड़ियां फुल जैम पैक हुई हुई थी और शाम को 6 बजे तक एटलीस्ट 3 फीट की जो थी ना स्नो वो पड़ चुकी थी। तो अच्छा। उस सारे सिनेरियो में मशीन आई है जाके अराउंड, एक छोटी इनकी मशीन आई थी कटिंग मशीन, लेकिन अच्छा। वो भी हार्डली उसने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, वो बस थोड़ी सी आगे होके वो भी वापस मूव बैक कर गई थी, क्योंकि आगे अच्छा। गाड़ियां बहुत खड़ी थी और उनके पास कोई और अदर वे नहीं था उसको ठीक है। विकेट करने का। जी। हम्म। अच्छा, अब और कहीं जो है वो आपने राब्ता करने की कोशिश की? 111122 का जवाब तो आपने बता दिया कि क्या जवाब है। मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप एंटर कर रहे थे जहां पर कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा था, वहां पर कोई आपको वार्निंग दी गई होगी, जी आप आगे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, हैवी स्नोफॉल है तो आप जो है वो यहीं पर रुक जाएं या वापस चले जाएं? अच्छा, नहीं था। बिल्कुल ऐसे इट वाज ओपन वे, मैं एक्सप्रेस वे से आया था वाया मरी, अच्छा। लेकिन एक्सप्रेस वे पे किसी ने भी कोई अलर्ट, कोई मुझे वार्निंग नहीं दी थी कि वहां पे अभी क्लाइमेट खराब होने वाला है। देयर वाज नो वन टू स्टॉप। हम तो जो इनफैक्ट जब गए थे तो रोड बिल्कुल क्लियर था। आगे जाके आई डोंट नो कि इतना ट्रैफिक कहां से जंबल लपो के रोड के ऊपर आ गया था। विद इन 30 मिनट्स आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, ठीक है। 1122 का जवाब तो मिल गया। उसके अलावा वो कहीं कोई राब्ता करने की कोशिश की, और फिर क्या सिचुएशन क्या थी? क्या बाहर निकल के जो लोग आपस में भी बात कर रहे थे या वो कोशिश कर रहे थे कि अपने तय किसी मदद को जो है वो बुलाया जाए, किसी से कहा जाए? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि जब 3 बज गए थे फ्राइडे को, जब ये स्टार्ट हुआ स्नोफॉल, तो उस वक्त तो लोग अपनी गाड़ियों में मसरूफ थे और वो खुद ही बैठ के वेट कर रहे थे कि अभी रास्ता शायद खुल जाएगा। जो हमें न्यूज़ मिल रही थी आउटसोर्स अच्छा। से, जो लोग बता रहे थे, जो वहाँ के मुकामी लोग थे, जी अभी रोड खुल जाएगा, नो इशू एट ऑल, इंशाल्लाह अभी 3-4 घंटे में खुल जाएगा, कि हर दफा ऐसा होता है। तो वो उसी होप में हम लोग भी बैठे रहे गाड़ी में और बाकी फैमिलीज भी बैठी रही थी, जिनके उनके पास जितना खाने को था वो टाइम स्पेंड करते रहे। लेकिन आफ्टर 7 बजे के बाद एक्सट्रीम स्नोफॉल शुरू हो गई थी। उस रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं थी, वहां पे कोई किसी की हेल्प आउट नहीं कर रहा था, सारे गाड़ियों में बैठे हुए थे, स्नो टोटली कवर्ड थी गाड़ियों में। मैं हर 10 मिनट के बाद निकल के अपना विंड स्क्रीन जब मैं साफ करता था तो 2-2 इंच की विंड जो थी स्नो वो मुझे साफ करनी पड़ती थी। अच्छा। लेकिन उस तक लोग अंदर ही बैठे हुए थे, वो इसी होप में थे शायद नेक्स्ट आवर में या आफ्टर 2 आवर्स या 10 बजे तक, क्योंकि मुझे हर 1 घंटे के बाद हमें ये होप मिलती थी कि विद इन 2 आवर्स वो आ रहे हैं, वो काम चल रहा है, वहां से मशीन्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था बाय दैट टाइम, क्योंकि आफ्टर 6 o'clock एक्सट्रीम स्नोफॉल शुरू हो गई थी। वो रोड जो है, वो जो जाती नथिया गली को, वो सारी जंगली वाली रोड थी, जंगल था वहां पे, तो ना वहां पे लाइट थी और कोई अच्छा, ऐसा एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी है, आप दोनों में जी। से जो भी उसका जवाब देना चाहे, मुझे बताएगा कि आप रेगुलर विजिटर हैं स्नोफॉल में मरी के? क्योंकि एक चीज जो बहुत ज्यादा जो सामने आ रही है वो ये थी कि कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि ये तो स्नो स्टॉर्म था जी, इससे पहले तो इस तरह का कभी कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इससे मुख्तलिफ रात सामने आ रही है कि बिल्कुल रेगुलर किस्म की एक स्नोफॉल थी, और ये जो है ये अक्सर मरी में इस मौसम में इस तरह की स्नोफॉल होती है, तो इंतजामात मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन जो लोग इससे जान बचाना चाह रहे हैं, छुड़ाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले तो इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हुई नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि अगर आप रेगुलर हैं तो आपको यकीनन अंदाजा होगा कि मरी में इस तरह का मौसम पहले भी होता है या ये वाकई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी? हम हर साल जाते हैं, हर साल हमारा टूर होता है दिसंबर या जनवरी में हम जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड होता है। मैंने वेदर रिपोर्ट भी देखा था, उसमें शो कर रहा था, बट इतना हैवी स्नोफॉल होगा, जो स्नो स्टॉर्म इतनी शिद्दत का था कि मैंने कभी ऐसा मरी में ये ऐसे सिचुएशन कभी नहीं देखी थी कि इतनी शिद्दत की स्नोफॉल कॉन्टिन्यूस हो रही थी कि आप ये देख लें कि विद इन आवर्स ये फीट्स में स्नो चली गई थी, 4 to 5 फीट ये स्नो विद इन आवर्स चली गई थी ये। ठीक है। अच्छा नवीद, कि मैं मुख्तसर तौर पे पूछूं कि ये उन सारे हालात में चूंकि आपने वो टाइम गुजारा, देखा, मदद के लिए कोशिश की, अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंचुअली किसको आप अल्टीमेट एक जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि कौन है जिसकी वजह से जो है इस नहज पर मामलात पहुंचे कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ इसमें? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज भी बताता हूँ कि जब हम एपीएस में मूव कर गए थे सुबह 7 o'clock, आर्मी ने अपने लॉजिस्टिक का जो एपीएस स्कूल है जो डायरेक्ट लोकेट करते हैं कलडना चौक के ऊपर, उन्होंने 7 o'clock सुबह अपने स्कूल्स ओपन कर लिए थे
फॉर द पब्लिक जब डेथ्स अकर होने लगी थी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे एक फैमिली के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो जो उनके हेड ऑफ द फैमिली थे, ही बिलोंग टू द एनडीएमए डायरेक्टर। तो वो वहाँ आए हुए थे, वो वहाँ ट्रैप हुए थे, तो फिर मैं आगे क्या बात करता हूँ उनसे कि एनडीएमए का डायरेक्टर, ही इज प्रेजेंट देयर, ही इज ट्रैप्ड विद हिज फैमिली एंड देयर इज नो वन टू हेल्प, इवन ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, तो हाउ कुड बी। नहीं तो उसने आपको बताया है कि उसने अपने तय कोशिश की है और इदारे से भी मदद मांगने की कोशिश की है, कोई इस तरह की चीज भी हुई आपसे, कोई गुफ्तगू हुई? उनका भी मुझे जो रिस्पांस आया था, उन्होंने कहा था कि आई नेवर न्यू कि ये वेदर यहाँ तक पहुंचेगा, मुझे अंदाजा नहीं था, ये उनका जवाब था। अच्छा, लेकिन अपने तय उन्होंने मदद की भी तो कोई कोशिश की होगी ना, तो कोई रिस्पांस नहीं? एवरीवन वाज ट्राइंग। देखिए वो भी अपने एंड पे कॉल्स कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, बट द थिंग इज कि वहाँ पे इतना कोई शदीद सैंड स्टॉर्म, ये था स्नो स्टॉर्म था कि वहाँ पे हम लोग -6 में रात में हमने बसर की है, रात और दिन में भी टिल 3 PM जब तक सूरज नहीं आया तब तक शदीद ऐसे हालात थे कि वहाँ पे आप 5 मिनट्स नहीं चल सकते थे, इतना शदीद स्नो स्टॉर्म था कि आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट हो रही थी और हाइपोथर्मिया के चांसेस हो रहे थे, बच्चों को हुए हैं वहाँ पे। सही, बहुत शुक्रिया। नवीद बेग और आसमा बेग साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये चश्मदीद गवाह और वहाँ पर मौजूद उन सारे हालात को उन्होंने जो है वो फेस किया था और उनकी बातों से यही पता चल रहा है कि किसी कोई एक इदारा या कोई एक बंदा जो है वो इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलकर एक सानहे को जन्म देते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वो एंटर कर रहे थे मरीकोट टोल प्लाजा था, वहाँ पर कोई वार्निंग नहीं थी, वहाँ पर नहीं बताया गया, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनकी एक अपनी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने तरीके से इंतजामिया को अलर्ट करना था, इंतजामिया को ये बताना था कि जी इतनी गाड़ियां, क्योंकि उनके पास तो पूरी एक लिस्ट बन रही है या एक नंबर उनके पास आ रहा है कि इतनी गाड़ियां मरी में एंटर हो चुकी हैं। वो बाद में भी तो नंबर हमारे पास आया ना, तो पहले क्यों नहीं जो है वो जहां पर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए था वो वहां पहुंचाया गया। 1122 का जवाब भी सुन लीजिए कि आप लोग यहाँ पर आए ही क्यों इतने एक्सट्रीम वेदर में। तो वो मैंने फिर कहा कि उनको फिर शायद ये जवाब देना चाहिए था कि आपके यहाँ होने का कोई मकसद ही नहीं है, अगर हम मुश्किल में फंस गए और आप ये कह रहे हैं कि ये आपने किया ही क्यों था। तो ये वही वाली चीज़ है कि बहुत सारी जगहों पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है और बहुत सारी कोताहियां मिलकर एक सानहे को जन्म देती हैं और ये भी उन्हीं कोताहियों का नतीजा है सानहा भी। इसके साथ ही प्रोग्राम को वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात हो।